सबसे पहले मैं अपने महापुरुषों को नमन करती हूँ। सभी महापुरुषों को मेरा सादर नमन। और जो मेरे भाई बहन और बुजुर्ग यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं, कीमती समय, उन सबको भी मेरा सादर नमन। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। तो मेरे भाइयों ने मुझे भी व्हाट्सएप मैसेज ही मिला था, तो मैंने तुरंत अपने भाइयों से मांगी लोकेशन कि आप मुझे भेज दीजिए, समय हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ और संक्षिप्त में। मेरा नाम नेहा गौतम है। मैं पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में दिल्ली में। तो पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हूँ तो मेरा विषय जाहिर सी बात है कि संविधान ही रहेगा। तो संविधान की जब भी मैं बात करती हूँ या अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी को पता होगी, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, जागरूक लोग हैं, एडवोकेट्स भी हैं। लेकिन उस प्रस्तावना को हम जितनी बार दोहराते हैं, हमारा आत्मविश्वास हर रोज उस समय और बढ़ जाता है। और जब भी मेरी क्लास होती है, क्लास 11th और 12th को मैं पढ़ाती हूँ, तो 11th और 12th में हर बच्चे के लिए मेरी कोशिश होती है कि वो उस प्रस्तावना को बाय हार्ट कर ले, लर्न कर ले। और कभी भी मंच पे समय मिलता है विद्यालय में या किसी और जगह, तो मैं प्रस्तावना पे चर्चा करना मेरा फेवरेट विषय है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि प्रस्तावना का पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जैसे ही एक शब्द आता है तो एक भावना आती है हमारे दिल के अंदर कि हाँ, हमारा भी एक अस्तित्व है भारत के नागरिक के रूप में, और मेरी भी कोई वैल्यू है, क्योंकि संविधान मेरे लिए बना है। संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बना है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, दलित है, शोषित है, किसी भी वर्ग को बिलोंग करता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में सॉवरेनिटी, जो लोग LLB करते हैं वो जानते होंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का कोई मतलब बता सकता है? मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देती हूँ, क्योंकि ये संविधान की शुरुआत है। तो जब हम शुरुआत को जान लेते हैं तो उसका ताना बाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है, जानते होंगे सभी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम इसको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि मैं पूरी तरह से प्रभुत्ववान हूँ, यानी मेरा जो भी डिसीजन है वो मेरा डिसीजन है, अर्थात देश का जो भी डिसीजन है वो देश का डिसीजन रहेगा, उस पर किसी भी बाहरी शक्ति या ताकत का दबाव नहीं होगा मेरी डिसीजन मेकिंग पे। तो हम इस शब्द को अपने व्यवहारिक जीवन में भी यदि लागू करें और जाने तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि जब भी हमें कोई अपने जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेना हो तो हम सोच समझकर अपना स्वयं का निर्णय लें और किसी भी बाहरी दबावों से मुक्त रहें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद आता है समाजवादी। एक और बात है कि जब भी हम इस तरह की विचार गोष्ठी या कैडर्स में आते हैं तो एक पेपर पेन हमें ज़रूर रखना चाहिए। मैंने अपनी फीमेल साथियों को एक फोल्डर भी दिया है, उसमें वो कुछ नोट करना चाहें तो ज़रूर नोट करें। मेरी आदत है नोट करने की, तो क्योंकि जो विचार होता है वो स्थायी हो जाता है जब हम उसको लिख लेते हैं। समाजवादी पे हम आते हैं। समाजवादी का अर्थ है कि जो भी हमारे देश के समाज के संसाधन हैं उन पर सबका बराबरी का हक है। बराबरी का हक है यानी कि ऐसा नहीं है कि अमीर ही उस संसाधनों का लाभ लेते जाएंगे। सबको संसाधन, देश की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। और इसी समाजवादी शब्द को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 14 में समानता शब्द डाला गया है, जो कि संविधान की नींव है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि हम किसी भी पंथ को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके तहत हम यहाँ बैठे हैं। हम में से बौद्धिस्ट हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हम विचारधारा को मानते हैं, तो हम पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई हम पे नियंत्रण नहीं कर सकता कि आप इस धर्म को मानो या मत मानो। पंथ समाजवादी निरपेक्ष फिर है लोकतंत्रात्मक।
लोकतंत्रात्मक। सभी इस शब्द से परिचित हैं, सभी ने कभी ना कभी सुना या प्रयोग किया है। लोकतंत्र का मतलब केवल एक ये नहीं होता कि लोकतंत्र में हमारी एक सरकार को चुनने की एक प्रक्रिया है कि जिसमें सभी को वोट देने का अधिकार है। बेसिकली तो यही है, लेकिन लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी एक विचारधारा होती है। विचारधारा इतनी गहन विचारधारा है, एक कॉन्सेप्ट है कि लोकतंत्र का मतलब है, हम यदि बात करें, हम परिवार में बैठे हैं, जैसे मेरे परिवार में सदैव ही लोकतंत्र को अपनाया गया। मेरे पिताजी पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए। हम 4 बहन भाई और मेरी माताजी हाउसवाइफ थी। तो जब भी हम बैठते थे कि मकान की दूसरी मंजिल बनानी चाहिए या भाई को IAS की कोचिंग करानी चाहिए, ये एक विषय रखा जाता था। तो हम सारे बैठते थे और निर्णय लेते थे कि भाई को IAS की कोचिंग कराई जानी चाहिए उन पैसों से जो कि हम मकान के रिकंस्ट्रक्शन में लगाना चाहते थे। और इन सब का लाभ ये हुआ कि जब हम डेमोक्रेटिक वे में मिलजुल कर निर्णय लेते थे तो एक तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर आई, हमें एक नया विज़न मिला। और मेरा ब्रदर IAS सेलेक्ट हुआ और मेरी बहन PCS सेलेक्ट हुई और मेरी एक और बहन है वो HM है और मैं खुद लेक्चरर हूँ। हम चारों बहन भाई अच्छी पोस्ट पे गए और हमारे अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आया। तो ये जो नींव है लोकतंत्र की, ये घर से ही शुरू होती है। हम अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को, माताओं को बराबर का सम्मान दें, उनकी बराबर की हर निर्णय में भागीदारी लें, चाहे वो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो। ज़्यादातर महिलाओं की आर्थिक विषयों में भागीदारी नहीं होती है। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि साथ बैठें और मिलजुल कर निर्णय लें, क्योंकि जब हम साथ बैठते हैं तो अच्छा विचार निकल के सामने आता है। लोकतांत्रिक, फिर अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है? लोकतंत्र और गणराज्य में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। गणराज्य का क्या मतलब है? गणराज्य का मतलब है, सीधा सा अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एग्री? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी कि एक प्रक्रिया निर्धारित होगी देश में, उसके तहत जो देश का हेड है, हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, जो देश के सर्वोच्च प्रमुख हैं, उनका चुनाव किया जाएगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से। इसका मतलब है कि सभी को बराबर का चांस है, मौका है कि वो उस पद पर पहुंचने के लिए अपनी भागीदारी करें। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, अगला शब्द क्या है, कोई बताएगा? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बेसिकली कैडर में हम लर्निंग ही करते हैं, स्पीच कम होती है। तो अगर वैसे भी मैं टीचर हूँ तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों तरह का न्याय हमें मिलना चाहिए। यानी सामाजिक स्तर पर हमारी पहचान होनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, आर्थिक स्तर पर रोजगार में, व्यापार में, किसी भी क्षेत्र में जहाँ धन कमाना है वहाँ पर हमको बराबरी का हक मिलना चाहिए भारत के सभी नागरिकों को। और राजनीतिक स्तर पर हमें दो तरह से, एक तो वोट डालकर और एक दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को मिला हुआ है। ये दो अधिकार सबको है, एक तो वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये प्रेस्क्राइब कर दी गई है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि हमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। उसी के तहत आज हम किसी भी जगह पे अपने कैडर करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, मिलजुल कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विश्वास यानी हम किसी भी धर्म में, मतलब किसी भी अपनी एक्सप्रेशन में विश्वास रख सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, दिए जला सकते हैं, जो भी हमारा मन है हम वो कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रताएं हैं, ये हमें स्वतंत्रताएं प्रस्तावना के द्वारा दी गई हैं।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिग्निटी जिसे कहते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा क्या है? प्रतिष्ठा ये है मेरा सम्मान। सम्मान जब हम अपना करते हैं, अपने परिवार के लोगों में सम्मान की भावना भरते हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन जो सुधार है हमें अपने से करना होता है, हमेशा अपने घर से करना होता है, इसी क्षण और इसी समय करना होता है। ठीक है, व्यवस्थाएं खराब हैं, मैं सहमत हूँ, उनसे लड़ना भी है, इससे भी सहमत हूँ, लेकिन ये विचार आज हम यहाँ गोष्ठी इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने लेवल पे क्या सुधार कर सकते हैं, अपने अंदर क्या सुधार कर सकते हैं, अपनी जो हमारी 50% फीमेल्स हैं इंडिया में, उनके प्रति हम कैसे सम्मान की भावना ला सकते हैं। देखिए, कितने भी कानून हो, कितना भी संविधान हो, लेकिन हम जानते हैं हर कदम पे महिलाओं की रक्षा करने के लिए, दलितों की रक्षा करने के लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन क्या महिलाओं के प्रति, एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो फीमेल का एग्जाम्पल रखना चाहूँगी, क्या महिलाओं के प्रति अपराध कम हुए हैं किसी भी स्तर पर? हाँ या नहीं? क्या कानूनों की कमी है? हाँ या नहीं? कानूनों की कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़िया कानून बना हुआ है, तो फिर क्यों नहीं अपराध कम होते? वो इसलिए नहीं होते, इच्छा शक्ति और जो हमारी मानसिकता है, जब तक हम अपना सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, तब तक कोई सुधार नहीं होगा, ये आप मान लें। तो हमें अपने आप को, अपने बच्चों को, जैसे कि मैं स्कूल में होती हूँ तो मैं पढ़ाई के अलावा हमेशा बच्चों को यही समझाती हूँ कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो को एग्जिस्ट करता है। को एग्जिस्ट यानी 50% आबादी हमारी महिलाओं की है, लगभग, कम है पर लगभग कह सकते हैं, और पुरुषों की भी इतनी है। तो आप मुझे ये बताएं कि वॉम टू टॉम, गर्भ से लेकर, और जब महिला पढ़ती है, परिवार में जाती है, शादी करती है, तो क्या वो स्वतंत्र है? क्या उसको आत्मसम्मान मिला हुआ है हर जगह? हाँ या नहीं? नहीं। तो आज़ादी के 78 साल बाद भी, संविधान के लागू होने के इतने साल बाद भी, यदि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, हम महिलाओं में से बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं, मैं तो नहीं हूँ, कि मतलब जो वो कमाती भी हैं, अर्न भी करती हैं, तो उनकी अपनी अर्निंग सैलरी पर उनका अधिकार नहीं होता। उनको पॉकेट मनी के रूप में 3-4 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता उनका पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये सारे अधिकार कौन देगा महिलाओं को? पुरुष ही देंगे। और महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकार मांगने पड़ेंगे। मैं केवल एक सिंपल टीचर हूँ, लेकिन मैं हमेशा लोगों में आत्मविश्वास भरने का काम करती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास आत्मविश्वास होता है, क्योंकि बात चल रही थी प्रतिष्ठा की, जब आत्मसम्मान होता है तभी हम प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं। कितने भी कानून हो, कुछ भी हो, नहीं सुधार होगा जब तक हम दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। और जब हम अपनी प्रतिष्ठा बना सकते हैं, आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं, तभी हम दूसरे में भी वो भावना बढ़ सकते हैं। इन कैडर कैंप्स में मेरा जो आने का आयोजन होता है, देखिए नॉलेज खूब है, गूगल है, सारे आर्टिकल, सारे लॉ सबको पता है, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मविश्वास, आत्म सुधार की भावना होनी चाहिए। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर सुलझाएं ये समस्याएं सभी, मतलब इस पर विचार करना है। तो और मेरे फादर हमेशा बचपन से हमारे अंदर आत्मविश्वास भरते थे। सभी पिताओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी बच्चियों में और बेटों में भी इस तरह से पालन पोषण करें कि बच्चियों में आत्मविश्वास आए, और लड़कों को बताएं कि किस तरह महिलाओं की इज्जत की जाती है, सड़क चलते उन्हें कैसे व्यवहार करना है। क्योंकि जब तक हम अपने लड़कों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा विकास करना। दोष देना आसान है, लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ पर इकट्ठे हुए इंट्रोस्पेक्शन के लिए। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अगेन वही बात आ गई, व्यक्ति की गरिमा।
व्यक्ति की गरिमा कब आएगी? व्यक्ति जब पढ़ा लिखा होगा, व्यक्ति के पास जब पैसा होगा, व्यक्ति के पास जब अधिकार होंगे और उन अधिकारों की जानकारी होगी, तो व्यक्ति की गरिमा जो है वो खुद ब खुद उसके अंदर आ जाएगी। मैं अपने आप को एक फील करती हूँ, मैं अपने आप को आत्मसम्मानित और गर्व से भरा हुआ महसूस करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से अर्न करती हूँ, मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है। और ये मेरा अपना ही व्यक्तित्व नहीं है, इस व्यक्तित्व के योगदान में मेरे पिताओं ने, मेरे भाइयों ने, मेरे ससुर ने, सास ने, पति ने, सभी ने योगदान दिया है, तभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो संविधान सब कुछ नहीं करेगा, कानून सब कुछ नहीं करेगा, हमें और आपको करना है। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, हम एक विंग में काम कर रहे हैं, हमारा अम्बेडकर मिशन है और हम अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और हम 85% हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इससे क्या होगा कि हमारी एक यूनिवर्सल अप्रोच आएगी, हमारे विचारों का विस्तार होगा और हम जितना बड़ा हमारा विज़न होगा, जितना बड़ा हमारा सोचने समझने का डायमेंशन होगा, नेशनली इंटरनेशनली जब हम चीज़ों को समझने और कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, जब हम अपने आप को 1.5 करोड़ मानेंगे, जब हम अपने आप को 7 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन मानेंगे, तो हम जान पाएंगे कि समस्या आपस में कैसे होती हैं और उनका समाधान किस तरह से होता है। ये हमारा एक विंग है जहाँ बैठकर हम बात करें, लेकिन इसको कनेक्ट करें कि क्यों समस्याएं हैं, इन बातों पर हम विचार करें। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मेन शब्द तो इसके यही थे। तो ये हमारी प्रस्तावना थी, समय कम है और भी बातें करनी थी, लेकिन बस अंत में यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने आप को सम्मानित करें, हम अपने आप को आत्मगौरव से भरें और साथ ही साथ अपने समाज में बहुत कुछ अपने प्रयास करते रहें, निरंतर करते रहें। और जो महिलाएं घर से निकल कर आती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें। और आप सब भी बहुत ही मतलब जागरूक लोग हैं कि संडे के दिन अपना सब समय निकाल के इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और ये कारवां ऐसा है जो बढ़ता ही जाना चाहिए आगे आगे। और अंत में यही कहना चाहूँगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से खुद पूछे कि बदला तेरी रजा क्या है। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपने आप को मजबूत करना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इसी को आज हमारे विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा और इसमें जो था हमने विषय रखे थे कि जो हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं उनको हमें कैसे अपने राइट्स लेने हैं, जो हमारे उनको जानकारी देने के लिए शिक्षा का जो हमारा स्तर है वो काफ़ी मिल चुका है और शिक्षा हमारी इतनी महंगी हो गई है कि आज बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। रोजगार की बात हुई और जो घरेलू हिंसा है उनका मतलब काफ़ी लोगों का इस पर विचार विमर्श हुआ और इसका समाधान भी निकालने की कोशिश की गई। और हमारा प्रयास रहेगा कि आज जैसे विचार गोष्ठी हुई है आगे भी हम अलग अलग क्षेत्रों से जाकर इस विचार गोष्ठी का कार्यक्रम आगे भी आयोजित करते रहेंगे। हमारा काम है। क्या लगता है आपका समाज देखिए, जब प्रयास करते हैं तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है, सफलता जरूर मिलती है, समय लगेगा लेकिन जागरूकता जरूर फैलेगी। अभी आप देख रहे होंगे कि पहले जितने लोग हमारे जितने युवा साथी हैं, मित्र साथी हैं, सब लोग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उसकी जागरूकता का असर है। आज काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं और आगे भी प्रयास रहेगा और एक दिन हमें सफलता मिलेगी। हमारे साथ परवेश जी हैं, उनसे भी जानेंगे। परवेश जी, आज बहुजन जागरूकता समिति कैडर कैंप पे काफ़ी लोग आएंगे और गाजियाबाद के अंदर से भी लोग आएंगे, कैसा लगा आज हमें बहुत सफलता मिली है। जैसे हमने व्हाट्सएप पे केवल मैसेज डाले थे और लोगों ने उन्हीं व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से सब लोग यहाँ पे आज उपस्थित रहे हैं। हमारे बहन हमारी दिल्ली से आई हैं,
कुछ बरौनी से आए हैं, मोदीनगर से आए हैं और बहुत दूर दूर से नोएडा वगैरह से आए हैं। तो इसलिए हमारा ये जो कार्यक्रम किया है हमने बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है हमारा। और हम इस बार हमने सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा रखे थे, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि एक सब्जेक्ट लेंगे उसी पर हम चर्चा करेंगे, उसको पूरा जड़ से खोल कर निकालेंगे कि ऐसे में जैसा हम रोजगार के लेते हैं, अगर हमारा कोई बिजनेस है कुछ है तो हम कैसे नीचे से ऊपर आए हैं और हम क्या लोगों को सीख देंगे कि कैसे करना चाहिए। तो हम ऐसे कोशिश करेंगे हमारे बहुजन तरफ से कि अब एक या दो सब्जेक्ट लें केवल और उसको हम पूरा विस्तार से चर्चा करें और समाज के सामने जो भी रिजल्ट मिलता है या जो हम लोगों ने महसूस किया है समाज में उसको हम सबके सामने प्रस्तुत करें। आगे भविष्य में भी हो सकते हैं कभी ऐसे कैडर? बिल्कुल सर, ऐसे कैडर हम करते रहेंगे। ये हमारा साथ अभी शांतिपूर्ण स्थापना व्यवस्था इसलिए में करा है, लेकिन हम बीच बीच में करते रहते हैं कैडर और भविष्य में करते रहेंगे। इसकी सफलता से हमें और प्रेरणा मिल रही है कि हमें ऐसे कैडर करते रहना चाहिए। बात करेंगे नेहा गौतम जी से, जिन्होंने संविधान को लेकर और संविधान जहाँ से शुरुआत होती है संविधान की उसी लाइन से शुरू की कि हम भारत के लोग, और बहुत अच्छे विस्तार से समझाया इन्होंने। और मैं इनकी वीडियो भी डालूंगा इसके बाद में, बहुत अच्छी तरह से समझाया। बात करेंगे मैम, आप दिल्ली से आई हैं, क्या लगता है दिल्ली में भी लोग जागरूक हैं? जी, दिल्ली में भी लोग जागरूक हैं। जो स्थिति यहाँ की है लगभग वही स्थिति दिल्ली की भी है, लेकिन दिल्ली में क्योंकि सभी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सभी राज्यों से लोग आते हैं और राज्यों से आके पढ़ाई के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ा तबका वहाँ पर आता है। तो लोग मेहनत करने के लिए आते हैं और वो जागरूक हैं और हम भी उन्हें समय समय पर जागरूक करते रहते हैं विभिन्न माध्यमों से। गौतम जी, आप एक महिला हैं और पेशे से टीचर हैं। आप टीचर, हमारे समाज में शिक्षा का स्तर गांव-गांव में बहुत कम लेवल का है। शिक्षा का स्तर जो हमारी जैसे एक मैन पावर होती है आदमी की, इस तरीके हमारे लोगों में मनोबल बहुत कम है। ऐसा क्यों है? मनोबल इसलिए कम है, जैसे कि आपके शब्द से मैं बोलना चाहूँगी कि शिक्षा गांव-गांव तक नहीं है। तो जब शिक्षा ही नहीं है तो मनोबल कहाँ से आएगा? मनोबल प्राप्त करने का पहली जो सीढ़ी है वो शिक्षा ही होती है और गांव-गांव तक शिक्षा नहीं है। आज इस कैडर में हमने इस विचार पर भी चर्चा की। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम ट्रस्ट बनाकर फंड रेज करेंगे और हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मिलकर स्कूल, विश्वविद्यालय ये सब बनाएंगे। एक मैनेजमेंट लेवल होगा, एक टीचरों का लेवल होगा। हम सारे लोग मिलकर अपने विद्यार्थियों को, न केवल अपने समाज के विद्यार्थियों को बल्कि उन दबे कुचले गरीब लोगों को, सभी को शिक्षा, पूरे भारत के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलेगी, ऐसा हमारा मिशन है। अभी देश के अंदर एक बहुत अच्छी तरीके से वो चल रहा है कि भाई हम स्कूल बनाएंगे। स्कूल हमारे देश के अंदर कम नहीं है। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं गांव के अंदर, प्राइमरी है या और बड़े बड़े स्कूल हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर हम उनको जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं उन्हीं के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, उन्हीं का बेस मजबूत करें, तो शायद है कि हमें बिल्डिंग ना बनाकर उन पर पैसा खर्च करा जाए। जी, बहुत उत्तम कोटि का आपका ये प्रश्न, आपने जो विचार रखा है वो सही है बिल्कुल। ऑलरेडी बहुत विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उसमें सरकारी में ज़्यादातर गरीब तबका और गरीब और पिछड़े दबे कुचले समाज के लोग ज़्यादातर आते हैं। तो दिक्कत क्या आती है कि उनको वो लेवल आप कह रहे हो कि शिक्षा का नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए सिस्टम की गलती तो हो सकती है, मैं मानती हूँ 40% हो सकती है, 30%, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि मैं सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ। गलती पता है कहाँ पर है? गलती है कि हमारा भी कर्तव्य है, संविधान में कर्तव्य लिखा हुआ है कि माँ बाप अपने बच्चे को विद्यालय भेजेंगे जो 6 से 14 साल तक के बच्चे होंगे। हम टीचर बच्चों के घरों में जा के बच्चों को बुला के लाते हैं। माँ बाप कूड़ा बीनने के लिए भेज देंगे लेकिन स्कूल आने के लिए नहीं भेजेंगे, ड्रेस खरीद के नहीं देंगे, शराब पी के उसको खर्च कर देंगे। और जो स्कूल से भी पैसा देते हैं सरकार या किसी की स्कीम के तहत आता है उसको भी वो माँ बाप पैसा लेकर उसको भी खर्च कर देते हैं, मिनिमम बेसिक। तो गलती केवल सिस्टम की नहीं है, हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा, तभी शिक्षा का और समाज का स्तर सुधर सकता है। मैडम, हम जो अब तक अध्ययन करते हैं, हम ये अध्ययन करते हैं कि इंटर तक तो सभी व्यक्ति गरीब हो या रईस हो अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, चाहे वो प्राइवेट पढ़ा रहा है चाहे वो सरकारी पढ़ा रहा है। जी, ज़रूरत पड़ती है इंटर के बाद जब वो कोर्स करता है, जब तक उसके माँ बाप खाली हो लेते हैं तो वो इंटर से ऊपर तो चलने की कोशिश नहीं करता। फिर कोई MA B.Ed कर रहा है, कोई B.Com कर रहा है, ये छोटे छोटे कोर्स होते हैं, कोचिंग। जी, मैं समझ गई आपके जो मतलब साधारण शिक्षा तो फिर भी हम BA MA कर लेते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन
एजुकेशन है, बीएड है और बीटेक है, एमबीए है, ये सारे जो टेक्निकल कोर्सेज हैं ये हम नहीं कर पाते। मैं बिल्कुल एग्री हूँ। और फंड का समस्या है, हमारे पास पैसा नहीं होता, तो इसी के लिए हम ये सब प्रयास रहते हैं हमारा समाज कि अगेन हमने जैसा कि आज डिस्कस किया, हम एक ट्रस्ट बनाएंगे, उसमें पैसा इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को जो आगे पढ़ना चाहते हैं लोन के रूप में, एजुकेशन लोन जो बैंकों से नहीं मिलता, हम उनको एजुकेशन लोन देंगे और बहुत कम कीमत पे देंगे और उनसे एश्योरेंस लेंगे। कोलेटरल तो ले नहीं सकते क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी नहीं, कुछ रखने को नहीं, लेकिन हम उनसे मार्कशीट वगैरह रख के उनसे एश्योरेंस लेंगे कि वो जब कहीं पे सेट हो जाए, उनका नौकरी, व्यापार, बिजनेस जो भी हो जाए, तो हमें उस लोन को वापस करेंगे। बल्कि उनसे ये उम्मीद भी होगी लोन के साथ साथ वो आगे अगली पीढ़ी के लिए भी कुछ और अतिरिक्त धनराशि देंगे। जनरल कास्ट के लोगों को देखते हैं, चाहे कोई मतलब बिजनेसमैन है, चाहे वो है गवर्नमेंट जॉब में, उनके ट्रस्ट बनी होती है, वो इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स अपने ही संस्थाओं को देते हैं ताकि उनसे वो फंडिंग भी देते रहें, उनके बच्चे पढ़ते रहें। बहुत सारे ट्रस्ट के हैं, हम लोग ऐसे ट्रस्टों का निर्माण करते हैं। अच्छी बात कहीं से भी सीखी जा सकती है, हम उनसे सीख सकते हैं। और यही बात हमने आज यही रखी कि हमें एक विंग में ना चल के नेशनली इंटरनेशनली सोचना होगा। जो हमारे आसपास का समाज है उसमें जो अच्छी बात है हम सीख सकते हैं और उसी के लिए स्पेसिफाइड चर्चा अगले कैडर कैंप में होगी, जैसा कि प्रवेश भाई साहब ने कहा कि ट्रस्ट का निर्माण कब होगा? ट्रस्ट का जो ट्रस्ट बना रहे हैं, ट्रस्ट का निर्माण अगले 6 महीने में करेंगे। महिलाएं बच्चों को हमेशा पढ़ाना चाहती हैं। मैंने जितने भी पेरेंट्स को डील किया है ना स्कूल में, क्योंकि सब गरीब तबके के लोग, महिला हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दिक्कत आती है जब उनका पति शराब पी के पड़ जाता है और बच्चे उन पे कमाने के लिए नहीं होता, तो महिला भी कमाने के लिए निकलती है और वो बच्चा भी साथ में कमाने के लिए निकलता है, तो उन पे समय ही नहीं होता। पैसा तो दूर की बात है, उन पे समय ही नहीं होता कि वो पढ़ाई को समय दे सकें। तो महिलाएं, मैं इस बात से सहमत नहीं कि महिलाएं पढ़ाना नहीं चाहती, हमेशा पढ़ाना चाहती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे मिलते रहिए। मैडम नेहा गौतम है, आप सब लोग बुला सकते हैं कैडर के माध्यम से जहाँ भी जाना चाहें, या केवल मंच तक हैं या वैसे भी कैडर देंगी आप? वैसे भी कैडर कैंप जैसे कोई बुलाना चाहे दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, जी समय होगा तो मैं ज़रूर निकालूंगी। मेरा एक लॉन्ग टर्म मिशन है। मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाकर बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाकर मैं वहाँ पे ना केवल फॉर्मल एजुकेशन देती हूँ, उनको जागरूक करती हूँ। इसके अलावा मैं और मेरे हस्बैंड बिज़नेस के फील्ड में भी हैं, वहाँ पर हम अपना बिज़नेस करते हैं और रोज़गार देने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है। और रही कैडर कैंप्स की बात, तो एज एंड व्हेन जब भी मुझे इन्विटेशन मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ, आगे भी करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।